प्रत्येक लेखकों और साहित्यिक प्रेमियों के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब पर प्रत्येक सोमवार को रात्रि 9 बजे देखना ना भूलें, जिसमें आप देखेंगे कहानी, लघु कथा, कविता, भेंट वार्ता और पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की समीक्षा। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने सुझाव प्रतिक्रिया देकर इस साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी प्रत्येक सोमवार रात्रि 9 बजे। साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी, इसके अंतर्गत हम आपको अपने व्हाट्सएप पेज पर अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत जो भी रचनाएं प्राप्त होती है सप्ताह भर का, उसका संक्षिप्त लेखा जोखा आपको हम प्रस्तुत करते हैं। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अवसर कथा एवं बाल साहित्य सप्ताह जो रविवार तक चला, उसमें जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने किया और संयोजक थे सिद्धेश्वर। इस बार साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड 609 जो आज हम आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं, इसमें आपको और भी ढेर सारी सामग्री देखने को मिलेगी। भेंट वार्ता और अभिनव प्रयास पत्रिका की समीक्षा और भी कुछ रचनाएं। तो चलिए हम इसको इस झरोखा को हम आरंभ करते हैं। और अब सबसे पहले मैं बतला दूं कि इस सप्ताह जो भी रचनाकार हमारे पास रचनाएं भेजे, उनमें कई नए और पुराने दोनों तरह के रचनाकार शामिल थे, जिसमें जो आप सामने देख रहे हैं कि अवसर कथा एवं बाल साहित्य सप्ताह के अंतर्गत सिद्धेश्वर के संयोजन वीरेंद्र कुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में अब तक जो रचनाएं प्रस्तुत की गई थी, उनमें कुछ प्रमुख रचनाकार हैं सर्वश्री रशीद गौरी, वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, पुष्पा पांडे, सिद्धेश्वर, इंदु उपाध्याय, NLM त्रिपाठी, नंद कुमार आदित्य, मुरारी मधुकर, प्रभात कुमार धवन, सपना चंद्रा, राम प्रमोद मिश्र, विजय कुमारी मौर्य, रश्मि सिन्हा और अपूर्व कुमार। हो सकता है एक दो आदमी का नाम छूट गया हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पटल के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भारद्वाज की एक बाल कविता आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमको दादा वही सुना दे, पहले वाली जगह दिला दे। सूरज सोए मैं सो जाऊं, जगाने पर भी ना जग पाऊं। गौओं की बोली से जग कर दिशा फिरूं खेतों में भगकर। पेड़ चढ़ दातून तो लाऊं, दर्रा सत्तू चोकर खाऊं। बैल साढ़ खेतों को जोते, नदी ताल हमको नहला दे। साइकिल से दूर तक जाऊं, ट्रैक्टर का पीछा कर पाऊं। मोबाइल से नज़र हटाकर गुल्ली डंडा खेल पदाकर। मिट्टी से लिपा घर मेरा, छप्पर पर चिड़ियों का डेरा। पर्यावरण चाहिए ऐसा प्रदूषण, यह वाला भगा दे। यह बाल कविता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज जो पर्यावरण पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दिया। वैसे मैं वीरेंद्र कुमार भारद्वाज का संक्षिप्त परिचय दे दूं। उनका जन्म 25/6/1971, स्थान शेखपुरा खजूरी, नौबतपुर, पटना। और वो स्नातकोत्तर उन्होंने दर्शन हिंदी मागधी में प्राप्त किया है। स्वतंत्र लेखक सह सृजनात्मक लेखन है। प्रशिक्षक हैं किलकारी बिहार बाल भवन पटना के। जी हाँ, और इसके बाद ये हैं हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भारद्वाज। एक छोटी सी डायरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं उनकी सृजनात्मकता पर। सहजता, संवेदना और पर्यावरण चेतना के रचनाकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज का बाल साहित्य हो या कहानी साहित्य, दोनों में सहजता, सरलता और जीवन से जुड़ी संवेदना स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ती है। उनकी रचनाएं पाठक को किसी कृत्रिम बौद्धिकता के बोझ से नहीं दबाती, बल्कि सहज ढंग से अपने कथ्य और भावभूमि से जोड़ लेती है। उनकी बाल कविता पर्यावरण चाहिए ऐसा इसका सुंदर उदाहरण है। आज बाल कविताएं खूब लिखी जा रही है, लेकिन बच्चों को प्रेरित करने वाली और जिन्हें वे सहजता से गुनगुना सके, ऐसी कविताएं अपेक्षाकृत कम दिखाई देती हैं। इस कविता में लय, कल्पना, बालमन की आकांक्षा और पर्यावरण क्षेत्र चारों का सुंदर समन्वय और कविता बच्चे को उस प्राकृतिक दुनिया में ले जाती है।
कविता बच्चे को उस प्राकृतिक दुनिया में ले जाती है जहाँ खेत है, पेड़ है, नदी ताल है, चिड़ियों का बसेरा है और मोबाइल की जगह गुल्ली डंडा है। यह केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर पर्यावरण की प्रसारक पुकार भी है। यही उनकी कहानी सुकून की तलाश, आधुनिक जीवन की बढ़ती कृत्रिमता, अंधी रफ्तार, प्रदूषण, जीवन की और प्रकृति से मनुष्य के दूर होते रिश्तों पर गंभीर सवाल उठाती है। टमटम वाले कल्लू और यात्री के सहज संवादों के माध्यम से लेखक ने बहुत बड़े सामाजिक और पर्यावरणीय प्रश्नों को बिना किसी भारी भरकम भाषण के पाठक के सामने रख दिया है। कहानी में ग्रामीण जीवन की मिट्टी की गंध, लोक भाषा का स्वाद और बदलते समय की बेचैनी एक साथ मौजूद है। कहानी बहुत लंबी हो जाए तो बोझिल होने लगती है, इस बात को वे भली भांति महसूस करते हैं। बहुत छोटी हो तो कई बार कथा पूरी तरह खुल नहीं पाता और बड़ी हो तो उबाऊ बन जाती है, लेकिन सुकून की तलाश में कथ्य संवाद, वातावरण और विचार के बीच संतुलन दिखाई देता है। कहानी अंततः किसी उपदेश के साथ नहीं बल्कि एक छोटी सी जीवन दृष्टि के साथ समाप्त होती है। दुनिया को बदल पाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन बदलती दुनिया में हमें संभल कर चलना जरूर चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज की विशेषता यही है कि वे बाल कविता में बच्चों के मन की भाषा बोलते हैं और कहानी में सामान्य जीवन के पात्रों के माध्यम से असामान्य प्रश्न उठा देते हैं। उनकी रचनाओं में सहज मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकार और पर्यावरण चेतना भी दिखाई देती है। यही कारण है कि उनका बाल साहित्य केवल बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बड़ों को भी अपने समय और अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारी छोटी सी डायरी थी जो उनकी सृजनात्मकता पर, उनकी कविता कहानी पर था। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि उनकी ये पूरी कहानी यहाँ प्रस्तुति करते हैं, लिए बता दें कि उनकी कहानी भी प्रस्तुत। उसी तरह एक रचनाकार है हमारे रशीद गौरी जी। रशीद गौरी जी की एक कविता प्राप्त हुई। प्रत्येक रचनाकारों की हम संक्षिप्त में कुछ रचनाएं दे पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो आप देखने में आपको परेशानी भी होगी। ये एक झलक मिल जाएगी कि किस तरह की रचना इस सप्ताह मेरे पास आई। तितली रानी रशीद गौरी लिखते हैं, तितली रानी लगती कितनी प्यारी है, रंग बिरंगी होकर सबसे न्यारी है। तितली उड़ने लगी बन के पतंग, आकाश छाए भांति भांति के रंग। इस डाल कभी उस डाल पर, कभी सिर पर कभी गाल पर, हम बच्चों का मन बहलाती है, तभी तितली रानी कहलाती है। आगे तितली पीछे हम बच्चे दौड़ लगाते हैं, कौन पहले पकड़े तुमको यह हौड़ लगाते हैं। पर तितली रानी तुम पकड़ नहीं आती हो, चलना ही जीवन यह हमें तुम बतलाती हो। ये रशीद गौरी की बाल कविता थी। दोस्तों इन रचनाओं पर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने एक एक रचनाओं पर विस्तृत समीक्षा दिया है, जो सब यहाँ पर हम प्रस्तुत कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ है। जैसे वीरेंद्र भारद्वाज ने लिखा रशीद गौरी की कविता पर, यह बाल कविता अपने विषय को लेकर अच्छी है, बालोचित बिंब और चित्रात्मकता में अपनी सराहनीय रूप में प्रस्तुत है। बाल कविता सीख देती होनी चाहिए, वह भी प्रस्तुत कविता में दिखलाई पड़ती है। वहीं प्रभात कुमार धवन की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखे। बने हम मीत, आओ बच्चे गाए गीत, आओ बन जाए हम मीत, नहीं लड़ेंगे नहीं मरेंगे और ना होंगे हम भयभीत। हम तुम सारे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दुश्मन से भी करे मिलाई, दीन दुखी की करे भलाई। कुटिल पड़ोसी को हम त्यागे, स्वच्छता को हम गले लगाए, मातृभूमि को शीश झुकाए, वक्त पड़े तो शीश कटा दे। ये हैं प्रभात कुमार धवन जी, जिनकी कविता भी आपको हमने सुनाया। वहीं सिद्धेश्वर की बाल कविता प्रस्तुत की गई, सुखी जीव जंतु जंगल में। पानी जीवन का आधार, खोले हरियाली के द्वार, जल बिन लगता जीवन सून, सुस्त लगे बगिया के प्रसून। टीचर कहते जल बचाओ, व्यर्थ कभी ना इसे बहाओ, मगर मछली रहते जल में, सुखी जीव जंतु जंगल में। पानी नीर तो ही सब एक, प्याऊ लगाना कर्म नेक। कुदरत को दे यह मुस्कान, जल और वायु देते प्राण, जल से आती नई बहार, पानी जीवन का आधार। उसी तरह उन्होंने एक और कविता प्रस्तुत किया, रसगुल्ला। माँ लाई सफ़ेद रसगुल्ला, आओ भैया खुल्लम खुल्ला, रसगुल्ला है बड़ा निराला, होता नहीं कभी ये काला। देख इसे तो मन ललचाए, नन्नू को भी खूब लुभाए, रस में रहता हरदम डूबा, लगता यह तो एक अजूबा। देखे सब इसका ही सपना, लार सदा टपकाए रखना। देखे सब इसका ही सपना, लार सदा टपकाए रसना। ये सिद्धेश्वर की कविता। और उसी तरह इंदु उपाध्याय की एक कविता है,
संस्कार सुबह सुबह उठकर बोला, पहले बड़ों का पैर छुओ। चिड़िया बोली, डाल से आदर से बात करो। घर की नींव माता पिता हैं, उनका कहना मानो। दादा दादी घर की छत है, उनसे उनसे कहानी अवश्य सुनो। चिड़िया घोंसले में सबको खिलाती, पहले मम्मी को देती। हाथी का बच्चा सूर से पहले दादा को पानी देता। ऐसे ही तुम भी रहना, बड़ों की सेवा खूब करना। खाना मिले तो सबको देना, फिर खुद बैठकर खाना। चांद रात में ये सिखाए, ऊंची आवाज़ कभी मत करना। अम्मा थकी है, पैर दबा दो। पिताजी आए तो पानी देना। उसी तरह नंद कुमार मिश्र की एक कविता, 14 अगस्त की रात। खंडित भारत की आज़ादी, कितनी खुशी है कितना गम। 80 वर्षों में भी लगता दर्द बहुत है, राहत कम। बंटवारे की रात की पीड़ा मन में आज भी टीस उठी। म्याऊं कहा, चेऊ चेऊ नन की बिल्ली बोल उठी। बिछड़ी मान से जाने कैसे, आत्माड़ी के तल मिले। बिजली गुल निकली दिक्कत से, लगता थोड़ी सांस चली। रात में लेकिन भागे फिर, आवारा कुत्तों का डर था। आई सुबह खुला दरवाज़ा, मानो अपना ही घर था। नंद कुमार आदित्य। ये हैं नंद कुमार आदित्य, वरिष्ठ साहित्यकार। पुष्पा पांडे ने बाल कहानी प्रस्तुत किया, सीख, जिसमें कोई आरंभ की पंक्ति है। जब से सुनीता बेटे बहू के पास आई है, अपनी पोती को स्कूल बस तक छोड़ने जाती थी। घर से थोड़ी ही दूरी पर बस आती थी, लेकिन सड़क के उस पार रुकती थी। चलती सड़क पर अकेले 6 वर्षीय मीनू को छोड़ा नहीं जा सकता था। तो पूरी कहानी आप हमारे प्रतिलिपि के पेज पर देख सकते हैं। ये बाल कहानी प्रस्तुत किया है पुष्पा पांडे ने। उसी प्रकार वरिष्ठ लेखिका अनीता रश्मि ने बहुत ही बढ़िया बाल कहानी प्रस्तुत किया, वंदे मातरम। अक्सर भगत सिंह पार्क में झुग्गी झोपड़ियों के हर उम्र के बच्चे खेलने आते। गोल, रजाक, फिलिप, करतार सहित अनेक बच्चे, वे सब आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। पूरी कहानी आप प्रतिलिपि में पढ़ सकते हैं। एक और बाल कविता सिद्धेश्वर की, चिड़ियों की है बात निराली। चिड़ियों के बच्चे हैं 4, प्यार करती उन्हें अपार। चिड़ियों की है बात निराली, उड़ती फिरती है मतवाली। आकाश नापती पंख पसार, प्रकृति से है उसको प्यार। पूरब से पश्चिम धूम मचाती, चींची करके गाना गाती। देश देखती देखती संसार, फिर भी भाता अपना घर द्वार। सुबह का नज़ारा बड़ा सुहाना, चिड़िया गाए मीठा तराना। ये सिद्धेश्वर की बाल कविता। उसी प्रकार प्रभात कुमार धावन की एक और कविता भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बीच बीच में सभी रचनाओं पर बहुत ही सुंदर टिप्पणी दिया है। जैसे कि अनीता रश्मि की बाल कहानी पर उन्होंने लिखा है, समाज के सबसे वंचित और छोटे बच्चे द्वारा कहानी के ताना बाना बुनना कहानीकार की एक और बड़ी विशेषता रेखांकित हो जाती है। तब और जब विषय देशभक्ति का हो, शहीदों को बड़ी पवित्रता और बिना किसी प्रदर्शन के श्रद्धांजलि दी गई है। यह एक ऊंचे मूल्य की बाल कहानी है। इस बीच कहीं कहीं थोड़ी सी यह भी आवश्यकता महसूस हुई कि निर्देशों में थोड़ा संवादों की तरफ ही बाल बोधता लाई जाए। तो इससे आप प्रतिलिपि पढ़ सकते हैं पूरी कहानी को। ये हैं लखनऊ की कवित्री विजया कुमारी मौर्य, जिनकी रचनाएं इस बार श्रेष्ठ साबित हुई है। इसका वीडियो भी हम अलग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये भी आज़ाद गज़ल, आज़ाद बाल कविता लिखने लगे हैं। जैसे कि इनकी यह एक आज़ाद बाल कविता है, उठो सवेरे बेटू राजा, जल्दी जल्दी कर लो काजा। फिर आसन पर ध्यान लगाओ, उस ईश्वर को शीश झुकाओ। होमवर्क तुम झटपट कर लो, फिर उसको बस्ते में धर लो। सुबह सुबह रोज़ नहाओ, कपड़े साफ पहन कर आओ। अच्छी बाल कविता। कृष्णा अजनबी ने भी बाल कविता प्रस्तुत किया है। शाला चलो बच्चों शाला चलो, खुल गई पाठशाला चलो। गर्मी छुट्टी में था बंद गेट, खुल गए अब ताला चलो। साफ सफाई शुरू करो भी, देखो मकड़ी का जाला चलो। पहनो अपनी यूनिफॉर्म, लाल मोजे जूता काला चाला चलो। रख लो टिफिन स्कूल बैग, आ गया रिक्शा वाला चलो। डांट फटकार भूल भी जाओ, अब न पड़ेगा पाला चलो। ये थे कृष्ण अजनबी जी। दोस्तों, आप इन सारी रचनाओं को आप हमारे फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर भी देख सकते हैं। और प्रतिलिपि में तो ये सारी रचनाएं हैं ही। जैसे ये भी रश्मि सिन्हा ने भी निश्चल प्रेम कहानी प्रस्तुत किया है। रश्मि सिन्हा
तो इन कहानियों को आप हमारे अवसर साथ धार्मिक पत्रिका के पेज पर भी बाद में आप देख सकते हैं। सारी रचनाकार है जिनकी रचनाएं हम आपके सामने प्रस्तुत किए और कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि कौन कौन रचनाकारों ने इसमें भाग लिया है। तो हमने पहले ही बताया था कि अवसर कथा एवं बाल साहित्य सप्ताह के अंतर्गत सिद्धेश्वर के संयोजन वीरेंद्र कुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में अब तक प्रस्तुत की गई रचनाओं में श्री रशीद गौरी, वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, पुष्पा पांडे, सिद्धेश्वर, इंदु उपाध्याय, NN त्रिपाठी, नंद कुमार, आदित्य, मुरारी माधुकर, प्रभात कुमार धवन, सपना चंद्रा, राम प्रमोद मिश्रा, विजय कुमार मौर्य, रश्मि सिन्हा, अपूर्व कुमार आदि रचनाकार हैं। और इसीलिए हमने घोषणा भी किया इस बार कि जो भी रचनाएं सप्ताह भर में प्रतिदिन हम 2 रचनाओं का चयन करते हैं अध्यक्ष के द्वारा, पाठकों के द्वारा, और जो रचनाएं अच्छी होगी उसे हम यूट्यूब चैनल शब्द यात्रा और फेसबुक पेज पर अवसर साहित्य पत्रिका में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और वीडियो प्रकाशन के भी प्रत्येक दिन हम रचनाओं का चयन करते हैं। अध्यक्ष और संयोजक पाठकों की 2 रचनाएं हमें चुनकर देते हैं। उसी प्रकार इस सप्ताह घनश्याम कालजयी की बाल कविता भी श्रेष्ठ घोषित की गई और इस कविता को भी हम वीडियो में अलग से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। घनश्याम कालजयी की कविता जो श्रेष्ठ घोषित की गई उनमें एक कविता है चिड़िया। छोटी सी चिड़िया का देखो बुलंदी पर है हौसला, टंगा हुआ फुनगी पर उसका सुंदर सा एक घोंसला। छोटे छोटे पर हैं उसके है छोटी सी एक चोंच, ऊंची ऊंची भरे उड़ाने वह रखती है बड़ी सोच। बंदर मामा बड़े सयाने करते रहते उछल कूद, डाली डाली मारे फिरते नहीं रहा घर का वजूद। बंदर मामा को बड़े सयाने करते रहते उछल कूद, डाली डाली मारे फिरते नहीं रहा घर का वजूद। कौन करेगा इतनी भी श्रम, है सभी कट्टे मंगूर, डाली पर ही सर्दी गर्मी बिता रहे हैं लंगूर। तोड़ी वह डाली बंदर ने, घर उसको न था मंजूर, और सपनों का घर टूटा पाकर चिड़ियाँ उड़ी हो मजबूर। कालजयी घनश्याम जी। दोस्तों, हमारे मुरारी मधुकर जो फिल्मों से बहुत ही प्रेम रखते हैं, फिल्मी गीतों से तो मैं भी बहुत प्रेम रखता हूँ। बिना फिल्मी गीत सुने और देखे तो हम रात को सोते ही नहीं। मुझे नींद आती जैसे मानो फिल्मी गीत ना हो, दादी अम्मा द्वारा सुनाई जा रही कविता हो, कहानी हो। लेकिन मैं आपको उनकी वे बीच बीच में इस तरह के फिल्मी गीतों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं हमारे मंच पर। हम उसे आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट की मामला आ जाती है। बस दिखला रहे कि देखें किस तरह की फिल्मी गीतों को वे प्रस्तुत किया करते हैं। विजय कुमारी मौर्य की एक कहानी, बाल कहानी गांव के पापा, जिसे श्रेष्ठ घोषित किया अध्यक्ष ने और संयोजक ने, इसे हम अलग से आपको हम प्रस्तुत किए हैं। इसी एपिसोड में आप आगे चलकर देख सकते हैं। ये हैं अपूर्व कुमार, चर्चित युवा कवि, कथाकार, लघु कथाकार, जिन्होंने एक बहुत ही नई तरह की कहानी प्रस्तुत किया है। ये सबसे झूठी कहानी जानबूझकर लिखी गई है ताकि बच्चे झूठ पकड़ना सीख सकें और यह कहानी चर्चा केंद्र में है। इसे आप हमारे अवसर साहित्य धार्मिक पत्रिका के पेज पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अपूर्व कुमार की कहानी पर और सिद्धेश्वर की कहानी पर, सिद्धेश्वर की बाल कहानी पर अपूर्व कुमार ने लिखा है कि अब तक की सबसे अच्छी बाल कहानी, मानवेतर पात्रों के माध्यम से बुनी कहानी सबसे अच्छा साहित्य मानी जाती है। एकता और दूरदर्शिता की भावना लिए यह एक काफ़ी रोचक और मज़ेदार कहानी बन पड़ी है। अध्यक्ष की इतनी अच्छी भूमिका रही कि प्रत्येक रचनाओं पर बड़ी श्रम से उन्होंने समीक्षा दिया, सुझाव दिया, प्रतिक्रिया दिया। इसलिए हमने उन्हें लिखा भी कि अब तक की सबसे जो उनकी जो प्रतिक्रिया हमारी लगी कि वो एक एक रचनाओं को जो इतनी बढ़िया से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बधाई पत्र हैं। बहुत श्रम पूर्वक आप एक एक रचनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं वीरेंद्र भारद्वाज जी। हमने ऐसा अध्यक्ष आज तक नहीं देखा, जबकि कहानी बाल कहानी बड़े आकार की होती है और उसका मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन होता है। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी कहानी पसंद आई और अन्य लोगों के साथ आपने मूल्यवान सुझाव भी दिया। इस सप्ताह बाल कथा एवं बाल साहित्य सप्ताह में इन रचनाकारों ने की अहम भूमिका रही।
आइए चलते चलते आपको हम अपनी एक बाल कविता जो मैंने कल ही लिखा था, उसे प्रस्तुत किया था, चर्चा के केंद्र में है, इसे मैं आपको दिखलाता हूँ। सिद्धेश्वर की बाल कविता। कॉफी पी रहा खरगोश राजा। कॉफी पी रहा खरगोश राजा, मन ही मन बजा रहा बाजा। बाजा बजे तो थिरके मन, कॉफी पीकर खुश हुआ तन। कप प्लेट थामे बुला रहा वो आजा, पी ले तू भी आजा। कूद कूद कर नाचे खरगोश, झूम उठे सारा वन राजा। कॉफी पी रहा खरगोश राजा, मन ही मन बजा रहा बाजा। समाने वाले, वाह, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में। मुरारी मधुकर ने एक से बढ़कर एक गीतों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए फिल्मी गीतों को। हमने नए पुराने रचनाकारों और कलाकारों से एक आग्रह किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य और कला के क्षेत्र में यह विश्व का पहला ऐसा मंच है जहां कविता, कहानी, लघु कथा, बाल साहित्य, चित्रकला, संगीत एवं फोटोग्राफी से जुड़े नए पुराने रचनाकार एवं कलाकार एक साथ एक मंच पर उपस्थित होते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि जिस सप्ताह जिस विधा की रचनाएं आमंत्रित की जाती है, कृपया उसी विधा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। इसलिए सभी रचनाकारों और कलाकारों से निवेदन है कि कृपया माह भर की आप तालिका अपनी डायरी में नोट कर लें, ताकि आप अपनी रचनाएं निर्धारित विधा के अनुसार ही भेज सकें। साथ ही प्रतिदिन इस मंच पर 2 श्रेष्ठ रचनाओं का वीडियो भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसका लिंक हम आपको हमेशा दिया करेंगे, तो शब्द यात्रा अवसर साहित्य धर्म पत्रिका से जुड़ा रहेगा। दोस्तों, अध्यक्ष एवं प्रभारी द्वारा चयनित श्रेष्ठ रचनाएं अवसर त्रैमासिक पत्रिका और वार्षिक पुस्तक अवसर साहित्य त्राता में निःशुल्क प्रकाशित किए जाएंगे। रचनाकारों को पुस्तक की PDF प्रति निःशुल्क दी जाएगी, जबकि हार्ड कॉपी लागत मूल्य पर उपलब्ध रहेगा। आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। हम सबका साथ, सबका विकास की भावना से साहित्य और कला के इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। साहित्य के इस सफ़र में हमें भीड़ नहीं, साहित्य साधक चाहिए। और निश्चित तौर पर ये आपको हम बतला दें कि सोमवार से जो महीना का पहला सप्ताह हमारा कविता सप्ताह होता है, दूसरा सप्ताह चित्रकला और संगीत सप्ताह होता है, तीसरा सप्ताह जो अभी आप चल रहा है यह होता है कथा और बाल साहित्य सप्ताह, और चौथा महीना का अंतिम सप्ताह जो होता है वह होता है लघु कथा सप्ताह। तो दोस्तों आप सभी साहित्यकारों का अभिनंदन करते हैं कि आप लोग ने अपनी रचनाओं से हमें, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे रचनाकार हमसे जुड़े, और आप इसी तरह साहित्य यात्रा आगे चलाते रहें। साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष के लिए खुला मंच यह है। यह जरूरी नहीं है कि एक ही रचनाकार बार बार आएँ। जैसे इस बार हमारे मंच पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने अध्यक्षता किया। कल से लघु कथा सप्ताह आरंभ होगा। खुला मंच है, आपको सभी आमंत्रित हैं। आप हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9234760365। और आज का ये एपिसोड 609वां है जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। आगे पुस्तक समीक्षा, कुछ कविताएं, कहानियां आदि शामिल है। आप बने रहेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साहित्य का यह आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव प्रतिक्रिया दें ताकि हम और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अवसर साहित्य यात्रा के इस सप्ताह कथा एवं बाल साहित्य सप्ताह के अंतर्गत बाल कहानियाँ, कहानी और बाल कविताएं आमंत्रित
किया गया था और कई रचनाएं आई। इस पूरे सप्ताह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने किया और संयोजन तो मेरा था सिद्धेश्वर का। तो यह आप इस कार्यक्रम को हम अपने साप्ताहिक एपिसोड में शामिल करते हैं और आज शामिल हो रही है यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन हमारे वीरेंद्र कुमार भारद्वाज जी, जो पूरे सप्ताह की अध्यक्षता किए हैं। तो मैं उनसे एक छोटी सी भेंट वार्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और अध्यक्षीय भूमिका में के रूप में भी कुछ बात वो करेंगे। तो वीरेंद्र कुमार भारद्वाज जी, आप से हम जुड़ गए हैं ना? हाँ जी, सर, तो आपका हार्दिक धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभार सर। हमारे मंच पर। आप पूरे सप्ताह जिस सक्रियता से आपने अपनी भूमिका अदा किया, बहुत कम साहित्यकार अध्यक्ष के रूप में इस तरह की भूमिका अदा करते हैं। आपने मेहनत के अपनी बीमारी की अवस्था में भी आपने सभी की रचनाओं को पढ़ा और गंभीरता से आपने उस पर सकारात्मक दृष्टि दोहराते हुए आपने उसकी समीक्षात्मक टिप्पणी दिया, सुझाव दिया और भी आपने उत्साहवर्धन भी किया कई साहित्यकारों का। इसके साथ ही साथ हमने इस सप्ताह जो आरंभ किया कि प्रत्येक दिन कम से कम 2 रचनाएं को हम आपके द्वारा हम उसको चयन करें या उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालेंगे। तो वह काम भी हमने पिछले कल से आरंभ किया है, आपके अध्यक्षता में ही आरंभ किया। तो उसको हमने चयन भी किया है, वह आज के एपिसोड में शामिल भी है। तो हम चाहेंगे कि आप पूरे सप्ताह के जो आपने देखा परखा, तो आप अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपसे आपको आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष भूमिका के लिए, बहुत संक्षिप्त में। जी, धन्यवाद सर। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगती है कि साहित्य की अध्यक्षता करना जो है परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि सुना यही जाता है कि साहित्य ही सब कुछ देता है और फिर उसकी अध्यक्षता करना और फिर जहाँ जिस पटल पर 500 की संख्या में साहित्यकार विद्वान हैं और उस पर जाकर एडमिन या फिर जिसका भी जो विश्वास करके वो मुझे कार्यभार देना, जिम्मेदारी देना, ये मेरे लिए सच में बहुत जो है वो महत्व है। इन दिनों जो रूप से रखा हुआ था कथा साहित्य और बाल साहित्य, उसमें जाकर एक इक्का दुक्का ऐसी भी रचनाएं आए जो इनसे इतर थी, तो उसमें आपने है ना हिदायत भी दी और हटा भी दिया। और जो भी रचनाएं आई वो क्या मुझे देखने को उसमें मिलने लगा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे जो है बेहतर रचनाएं आने लगी। 2 रचनाएं जो आपने मांगी थी उसको जो है चुन कर देते थे। उसके बाद कल तो ऐसा हुआ कि एक सिद्धेश्वर ये सर की कहानी जो है उसमें ये आप ही की कहानी है, उसमें तो जंगल वाली और फिर वो मानवेतर प्राणी के माध्यम से जो शेर, हाथी वगैरह वगैरह कहा कह रहे, तो असली बाल कहानी तो यही है। फिर उसके बाद फिर लगा कि अब तक की जितनी कहानियां हैं वो जाकर उससे जाकर बिल्कुल जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ इस मायने में कि बच्चों को यही स्वाद चाहिए। और चूंकि मैं किलकारी में जो है वो विगत 12 वर्षों से हूँ, तो बच्चों के साथ रहते रहते कुछ ज्ञात हो गया है। फिर उसके बाद में आज तो और जो है हद हो गई, हद ये हो गई कि अपूर्व वर्मा की कहानी पढ़ रहा था। अपूर्व कुमार अच्छा, तो उनके जो है वो कहानी पढ़ रहा था, तो फिर लगा कि अरे ये तो मतलब कुछ ऐसा सा नहीं है जैसे यहाँ पर इस जगह पर ये होना, इस जगह पर यह होना। फिर उसके बाद फिर नीचे जो उन्होंने डाला हुआ है कि यह झूठ है और वगैरह, तब जाकर उसकी सच्चाई पता चली। तो इस क्रम में जो जितनी सारी रचनाएं आई उनमें जो है ज्यादा तो नहीं लेकिन 8-9 की संख्या में बहुत बढ़िया रचनाएं आई और गद्य साहित्य की घोर कमी है और उसमें जो है वो बाल कहानियों की तो और अभाव है और उसमें गद्य साहित्य आना और बाल साहित्य आना ये जो है बहुत सुकून की बात है। तो अगर मान लिया जाए कि हम निराश होते हैं कि ऐसा साहित्य नहीं हो रहा है, हाँ संख्या जरूर कम, संख्या इसलिए कम है कि देखना तो अध्यक्ष को पड़ता था, संयोजक को देखना पड़ता था, समझना पड़ता था, लेकिन जहाँ 500 की संख्या में तो हमारी अपेक्षा ऐसी जरूर रही होगी कि मतलब नित्य जो है कम से कम 40-50 की संख्या में रचनाएं आए। नहीं ऐसे है भारद्वाज जी,
जी बाल साहित्य वैसे भी बहुत कम लोग लिख रहे हैं और लिखते भी जी हैं, तो तब जैसा आपने कहा कि इतनी रचनाओं में आपको 10 15 20 रचनाएं ज़्यादा अच्छी लगी, तो जी जी रचनाएं वैसे भी बाल साहित्य, तो बाल साहित्य तो के नाम पर कथा कुछ और लोग लिख रहे जी हैं। जी जी तो कथा ये साहित्य होता में ही है। तो जी बहुत सारी रचनाओं में कुछ रचनाएं बहुत अच्छी निकलती है। हाँ बहुत अच्छी। और आज वाली जो है वो पढ़ा कहा कि अरे ये तो बिल्कुल नया प्रयोग है, और ये प्रयोग से जो है अगर मैं ही अपने बच्चों को जाकर वहाँ इस कार्यालय मैंने ये किलकारी में करवाऊं तो बच्चे बड़ी रुचि लेकर करेंगे, जी और जी। मुझे भी मजा आया, किसी को ही मजा आएगा। तो इतने में जो है दो कहानियां सर्वश्रेष्ठ लगी। एक सिद्धेश्वर जी की कहानी जंगल की ओर, या क्या ना, ये समय की सीख, समय जहां किसी। तक याद आ रहा है जी जी। जी। जी बिल्कुल और बिल्कुल। एक वो अपूर्व कुमार की, ये दोनों जो हैं बिल्कुल हट कर हैं, जिनकी चर्चा होनी ही होनी चाहिए। चलिए तो इस बहुत। प्रकार से देखा गया कि सारे लोग, जितने सारे लोग इसमें सक्रिय हुए, उन्होंने, है ना, मतलब मुझे बहुत जो है वो मौका दिया कि जाकर मतलब अगली रचनाओं पर भी जो है कम से कम मेरी उदासीनता न बनी रहे। तो नहीं नहीं। सारे लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतने इतने दिनों तक, इतने समय तक, है ना, मुझे मेरी टिप्पणियों का उन्होंने स्वागत किया, प्यार दिया। नहीं बिल्कुल, और आपने बहुत आपने सब बहुत टिप्पणी भी दिया है, तो बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से दिया है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। और जी यह जी सुझाव भी आपने बहुत, ऐसी ही अध्यक्ष टिप्पणी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लाठी से हाँक हाँ रहे हाँ हैं साहित्यकार को। जी साहित्यकार की सबकी अपनी क्षमता होती है, अपनी सीमाएं होती है, और जी कोई जरूरी नहीं कि सब, अगर सब आदमी प्रेमचंद बन जाए तो और साहित्यकार क्या करेगा। ना 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 तो ना ये मैं बात नहीं है, लेकिन आपने उस सबको समान दृष्टि से देखते हुए आपने सुझाव दिया ताकि वो और बेहतर लिख सके। जी और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत अच्छी अध्यक्ष टिप्पणी भी दिया। अच्छा, आपको कविता में भी आपने कालजयी घनश्याम जी और विजय कुमारी मौर्य, जी जी इन दोनों की कविताओं को भी आपने चयन किया। हाँ, कविताओं कविताओं में जो है वो उनकी, घनश्याम जी की कविता जो है बिल्कुल छंद में थी, और जहाँ जहाँ तहाँ एक दो जगह जो लगा तो उन्होंने जो आवश्यक संशोधन करके भेज दिया, तो वो रचनाएं बिल्कुल बाल साहित्य हो गई हैं, बाल कविताएं हैं, और कहीं भी जो है बच्चे उसे बढ़िया से जो है गाकर पढ़ेंगे। जी तो जी। मैं यह भी देखता हूँ कि जाकर बहुत सारे बाल साहित्य आते हैं, बाल रचनाएं आती हैं, बाल कविताएं आती हैं, लेकिन आदमी को लगता है कि अरे यह तो मतलब ये मैंने लिख दिया। सच में अगर मान लिया जाए कि धारा प्रवाह पढ़ा जाता है तो प्रवाह की कमी हो जाती है, वहां लय टूट जाती है। लेकिन प्रायः जो है, कभी मैं ही जब लिखता था तो समझ में नहीं आता था कि अरे भाई हर एक पंक्ति तो ठीक है, लेकिन जब उसे लय में जब गा कर पढ़ता था तो यहाँ वहां जो है लय टूट जाती थी। इसलिए लेखक, ये कवि के लिए जो है, यानी किसी भी कवि के लिए गाकर जो है लिखना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो लिख कर जो है फिर गाए, और जी फिर जी। जहां जो लगता है पर्यायवाची से या शब्द बदल दे, किसी न किसी जी विधि जी। से उसको ठीक बाल करना कविता है। सहज होनी चाहिए और जी ग्राह्य होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपके अध्यक्ष भूमिका के रूप में। आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं, तो लगे हाथ हम सोच रहे कि दो चार और साहित्यिक सवाल पूछ लें। लगभग जी जी 8 मिनट हो गए हैं, हम 5-6 जी मिनट आपका और लेना हाँ चाहेंगे, हाँ 7-8 मिनट। जी मैं जानना चाहूँगा कि आप एक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी कहानियाँ कई अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। आहा जी ज़िंदगी में भी मैंने आपकी कहानी पढ़ा था। जी काफ़ी अच्छी। आप कविताएँ भी लिखते हैं। तो जी आप बाल साहित्य की ओर कैसे मुड़े और आपने कितना बाल साहित्य लिखा है? हाँ, बाल साहित्य जो है मैं क्योंकि झूठ आपकी आपके कोई लिए बोल आपकी बाल सकता हूँ। बाल कविता भी हमने पढ़ा, बहुत बहुत अच्छी हमें लगी, बहुत ही हाँ हाँ अच्छी। जी जी, जब किलकारी बिहार बाल भवन में बतौर प्रशिक्षक में काम करने लगा, जी। उसके बाद में रचनाएं आने लगी, तो मुझे लगा कि अरे क्या लिखते हैं भाई, ये जो है बच्चे लिख रहे हैं तितली, जरा ये तो बिल्कुल जो है निम्न स्तरीय है। फिर जाकर धीरे धीरे 2-3 महीने में ही मुझे समझ में आया कि नहीं, यही निम्न स्तरीय नहीं, यही मूल असली चीज है। तो उनके बीच रहते रहते उनकी रचनाएं देखते देखते मैं समझ गया कि बाल रचनाएं क्या होती हैं। ओह! मैंने और बाल रचनाओं को देखते पढ़ते हुए आपने, बच्चों तो कितने बच्चों से साल हुए आपको बाल बाल रचना, पहली रचना बारह आपकी कब थी? पहली बारह रचना। साल 12 साल से लगातार मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, और तब से जो है मेरी बाल रचनाएं जो हो रही हैं, है ना, वो बढ़िया होने लगी। और फिर जो भी ये देवपुत्र है, बाल भारती है, जो भी बच्चों का देश है, जो भी मतलब बाल पत्रिकाएं हैं, उस सब में मेरी रचनाएं जो है निरंतर, है ना, कविताएं विशेषकर आती हैं, और चल फिर वो बाल
जी बाल कहानियां भी आती, लेकिन बाल कहानियां मेरी बहुत कम है, मतलब 6-7 की संख्या में। जी। जबकि जबकि 12 जो है मेरा संग्रह है, कहानी संग्रह, और इनके मध्य में 12-13 ही कहानियां, बाल कहानियां ना, ये जो समझ सकते अब हैं। बाल कविता की पुस्तक कितनी आपकी है? बाल कविता की पुस्तक एक है, अभी तो 40वीं आई है, देखो मस्त मदारी आया। ये आपकी बाल कविताओं की है। इसमें कितनी जी। बाल कविताएं हैं आपकी? उसमें 54 नहीं 58 है 58। जी, 58 है। अच्छा। और सब गया है, अपने जानते नहीं बनाया नहीं, है। आपकी हम कविता हमने देखा है, बाल कविता बहुत अच्छी। आप मुझे नहीं, मैं आज के पहले आपकी बाल कविता को नहीं पढ़ा था, कहानी पढ़ा था। हम बहुत प्रभावित हुए आपकी बाल कविता, इसीलिए हमने बाल साहित्य में आपको अध्यक्ष के रूप में हमने आमंत्रित भी किया आपकी कविता देखते हुए। हम आपकी पुस्तक भी कभी देखना चाहेंगे जब अवसर प्राप्त होगा तो। जरूर जरूर भेज देंगे। जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक चलते चलते एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि 2 सवाल करना चाहेंगे। बिहार में बाल साहित्यकारों के रूप में आप किनको किनको जानते हैं, कौन बेहतर लिख रहे हैं? और दूसरी बात कि बाल साहित्य की क्या प्रासंगिकता है आज? जी, बाल साहित्यकार के रूप में अभी जो है, जो अभी नाम याद आ रहा है, उसमें जो है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं जी। बिहार में। जी। जी, और जो है कुछ वैसी नजर में कोई नहीं है। और फिर जो है वो फिर दूसरा प्रश्न क्या था आपका? आज सोशल मीडिया के इतने ज़माने में, जबकि लोग पत्रिकाओं से दूर भाग रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत कई बार पत्रिकाएं भी बंद हो गई हैं अच्छी, तो 1-2 ही सरकारी पत्रिकाएं निकल रही है। अभी तो बाल भारती हमने देखा, वो नए रंग रूप में, मेरी भी एक कविता आई है नए अंक में। तो कुछ पत्रिकाएं छप रही है। ऐसी सोशल मीडिया के इस ज़माने में आपको बाल साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, बाल साहित्य की जो है हर तरह से जो है, विशेषकर आज जबकि देख रहे हैं कि स्थितियां और जमाने जो है कैसे बदल रहे हैं, तो उनमें बच्चों के जो है जो न्यू होते हैं बच्चे, तो साहित्य का जो काम होता है, तो उस तरह से उस स्थिति में जो है बाल साहित्य की बिल्कुल जो है महती भूमिका है, आज और महती भूमिका है। लेकिन अब देखा जाता है कि जहाँ पर सुना जाता है कि हजारों की संख्या में बिहार में ही साहित्यकार बढ़े हैं, वहाँ जो है मुझे ही, जबकि मैं 12 सालों से बच्चों के बीच काम कर रहा हूँ और नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, तो एक के नाम अतिरिक्त जो है दूसरा नाम नहीं आ पा रहा है, तो यह घोर जो है अभाव की बात है। लेकिन अगर लिखने लगता है, मैं ही अगर लिखने लग रहा हूँ, तो मेरी रचनाएं जो है वो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छप रही हैं, अवार्ड भी मिल रहे हैं। पीछे है ना, इसी साल जो है वो 25 और 26 में 3 अवार्ड मिल चुके हैं बाल साहित्य पर। तो लिखने के बाद में जी, तो इसके लिए तो सर बच्चों के साथ जो है वो रहकर, उनके साथ घुल मिलकर, उनकी स्थितियां समझकर, उनके मन समझकर ही जो है बाल साहित्य लिखा जा सकता है। जब तक हम सब कुछ नहीं भुला देंगे, बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, तब तक नहीं लिखाएगा। तो ये इतने जो है ज्यादा तो नहीं लिखी, 12 वर्षों का मेरा लगातार उनके साथ काम करने पर जो है कुछ रचनाएं हो पाई हैं। क्या इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है? हाँ, बच्चों पर तो यह पड़ रहा है कि मतलब आप भी किलकारी में आए हुए हैं, देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह की रचनाएं कर रहे हैं, और बच्चे जो है बहुत संख्या में लिख रहे हैं, इतनी संख्या में लिख रहे हैं कि अगर बड़े साहित्यकारों की बात छोड़ दी जाए, तो अगर आपका पहला प्रश्न है कि कितने बाल साहित्यकार, तो बाल साहित्यकार तो 8-7 की संख्या में किलकारी से मिल जाएंगे अच्छे जिसमें कुछ युवा भी हैं। जी जी। लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं इनको बच्चा ही समझता हूँ। जी जी। लेकिन उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो बिल्कुल छंद में है, एकदम छंद में लिखा हुआ है। सोरठा, दोहा वगैरह सब, चौपाई, ये बरबे, ये सब छंद में रचनाएं की हुई हैं। बाल साहित्य है, मजा आएगा, ये मजा आएगा कि पूछिए नहीं। अच्छा, आपको अपनी बाल कविता कुछ याद भी रहती है क्या? क्या आप पढ़ के सुना सकते हैं? सब याद तो जरूर कुछ न कुछ रहेगी। तो कुछ पंक्तियां आप सुना दीजिए चलते चलते बाल कविता। अच्छा, तो एक जो है इधर आई थी आपको, ये इसमें क्या कहते हैं, देवपुत्र में जी, तो उसी की पंक्तियां सुना रहे हैं। बरगद दादा जी जी, बरगद दादा सिर पर अपनी क्या है लादा, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, बड़ी बड़ी ये दाढ़ी तेरी, या माथे पे जटा घनेरी, लाखों चिड़िया चू चू करती, तेरी डाली डाली फिरती, बंदर मामा नाच दिखाते, हिरन भी आकर सुस्ताते,
हम बच्चे तो मौज मनाते, पकड़ पकड़ कर फौज बनाते। घोघो रानी आंख मिचौनी, पास तेरे खेले ज्यादा। बरगद दादा सिर पर अपने क्या है लादा। क्या एक बंद बात और है। है लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ, लंबा हो चलिए वाह, जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो पूरे कंठस्थ याद कर दिए। चलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारद्वाज जी, हमारे मंच पर आने के लिए। और आप सर, हृदय से आपका और मंच का बहुत आभार कि 500 साहित्यकारों के बीच ये दोबारा एक बार लघु कथा में आपने मुझे अध्यक्ष बनाया था और ये दूसरी बार आपने नहीं, अध्यक्ष आपने बनाया। इतनी अच्छी अध्यक्षता किया है कि मैं तो चाहूँगा कि आपका मौका- सहयोग इसी तरह मिलता रहे। हाँ, आप जल्द हाँ से सर। जल्द शीघ्र से शीघ्र आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, अच्छा हो। और माता और रानी बाल स्वास्थ्य साहित्य ही को नहीं, जरूर। लघु कथा भी आप अच्छे लिखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं। लघु कथा में भी हम आपको कुछ लिखने अध्यक्ष लगे हैं भूमिका सर, देंगे। जी लोक जी, कथाएं भी कुछ होने लगी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ठीक है सर, आप धन्यवाद। चाहेंगे तो अगले महीने ही जो है ना कोई जी गद्य बिल्कुल, साहित्य की अध्यक्षता हम कर सकते हैं। अगले महीना हम आपको लघु कथा पाठ, लघु कथा में बुलाएंगे आपको। हाँ ठीक धन्यवाद। रहेगा। ठीक है, ठीक है, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलिए, ठीक, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं अपनी एक बाल कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है गांव के पापा। मम्मी, ओ मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, बड़े भोलेपन से नंदू बोला। क्यों, क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? त्रसा ने उसके माथे को छुआ। तबीयत तो ठीक है मम्मी, मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी मम्मी टिफ़िन में सिर्फ पूड़ी पराठा और सब्जी ही देती है। हमारी मम्मी टिफ़िन में मैगी, पास्ता और चाउमीन बना कर देती है। क्यों, मैं तुझे खीर, पनीर की सब्जी, पनीर के पराठे, मेवा का हलवा सब तो देती हूँ। बेटा नंदू, ये मैगी, पास्ता सब मैदे के बने होते हैं जो पेट के लिए हानिकारक हैं। अभी तुम न समझ सकोगे, ये हमारे देश की चीज़ें नहीं हैं। हमारे देश की सारी मौसमी चीज़ें सेहत के लिए रामबाण हैं। कभी कभी तो बना दिया करो मम्मी। नहीं, एक बार आदत पड़ गई तो कभी न छूटेगी। छुट्टी वाले दिन जब तुझे घुमाने ले चलूँगी तो वहीं खिला दूँगी। दादी ने तुम्हारे पापा को अपने घर की बनी सभी चीज़ें खिलाई हैं। वे बोल रही थी कि तेरे पापा कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, जबकि शहर के लोग अक्सर डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। बेटा, तेरे पापा गांव के हैं, वहीं पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं। उन्होंने पूड़ी पराठा, दूध, दही, छाछ यही सब खाया पिया है। इसमें ताकत होती है और स्वास्थ्यवर्धक भी। तो मम्मी, आपने गांव के पापा से ही शादी क्यों की थी? मुस्कराकर त्रसा ने नंदू के गाल पर प्यार से एक चपत लगा दी। अच्छा, कल तेरे टिफ़िन में मैगी रख दूँगी, वरना मैगी के लिए तू अपने पापा को भी बदल देगा। भोला नंदू शर्मा कर अपनी माँ की गोद में छिप गया। धन्यवाद। पापा मेरे, पापा बोलो कैसे जी
पापा पापा हाँ बच्चों, आइसक्रीम खा रहे हो? नहीं बच्चों, क्या आपको यकीन है? हाँ बच्चों, अपना मुंह खोलो। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार बनवारी लाल जी। नमस्कार। अच्छा मुझे बताओ, हर रोज सुबह तुम ये फलों से भरी थाली लेकर कहाँ जाते हो? शिवलिंग पर चढ़ाने जाता हूँ, जो उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे है। इसे रहो। सुनिए सुनिए, राजा का संदेश है कि महान बुद्ध जिनकी अपने राज पर और राज के हर एक मनुष्य पर कृपा दृष्टि बनी का खराब है। दोस्तों, प्रस्तुत है सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड के अंतर्गत पत्रिका नामा में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से प्रकाशित अभिनव प्रयास पत्रिका का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि यह पत्रिका अपने आप में अनूठी पत्रिका है और इसके संपादक है सुप्रसिद्ध कवि शायर अशोक अंजुम। यह पत्रिका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा धर्मयुग पुरस्कार से पुरस्कृत भी हो चुकी है। यह 69वां अंक है और इस पत्रिका की खासियत यह है कि इसके एक एक पन्ने, कहा गया कि कोई भी पत्रिका को हम तभी बेहतर कह सकते हैं जब आरंभ से लेकर अंत तक एक एक पन्ना लगता है कि हम सहेज कर अपने पास रख लें। इस पत्रिका में देखिए पेज नंबर 2 में डॉक्टर बशीर बद्र जो अलविदा हो चुके हैं उन पर भी केंद्रित कई सामग्री प्रस्तुत की गई है। सर से चादर बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम फकीरों से क्या ले गई। बहुत बढ़िया। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। तो बशीर बद्र तो खैर एक से बढ़कर एक उन्होंने गज़लें लिखा है और इस प्रकार वे अलविदा हो चुके डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लों को भी उन्होंने आगे इस पत्रिका में सहेजने का प्रयास किया है। अभिनव प्रयास में कई रचनाएं इस पर प्रकाशित आप देख रहे हैं कि नए पुराने तमाम रचनाकारों के दोहे, दुपदियाँ, मुखछंद कविता, गीत नवगीत, राजेंद्र राजन, सत्येंद्र कुमार रघुवंशी, डॉक्टर मधु शुक्ला, अतुष कनक, डॉक्टर मधु प्रधान, अनामिका सिंह, रमेश गौतम, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, संपदा मिश्रा, इन तमाम लोगों की रचनाएं हैं। वहीं धूमिल, पवन शर्मा, डॉक्टर मीना शुक्ला, डॉक्टर मुख्तार अहमद, डॉक्टर अकरम आयात, इन सब की कविताएं हैं। वहीं पर दलजीत कौर, सिद्धेश्वर, वैदेही कोठारी, वहीं केदारनाथ सविता, वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रताप भारतीय, सुरेश गौतम, अलका गुप्ता, रमेश मनोहरा की लघु कथाएं प्रकाशित है। डॉक्टर मुकेश अस्मित भी व्यंग लिखा है, अच्छा व्यंग लिखा है। डॉक्टर मुकेश अस्मित के संस्मरण है। वहीं नई पुरानी पत्रिकाओं की या पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत करना इस पत्रिका की विशेष खासियत है। दोस्तों, अंजुम उवाच के तहत साहित्यिक सामाजिक विचारों को अंजुम जी संपादक की तरह प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में भी उन्होंने बहुत खूब लिखा है कि मन तो नहीं है कि कुछ और लिखूं, फिर भी पिछले अंक से इस अंक के बीच का अंतराल बंगाल चुनाव का भी रहा है। इस बार माननीय ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति और उनका तथा उनके अपनों का बड़बोलापन संभवतः बंगाल की जनता के समझ में आता रहा। हालांकि बड़बोलापन हर पार्टी के पास है, जिसके लिए मैं अक्सर काव्य मंचों से कहता रहा हूँ, हमें वोट दो, हमको फिर से रामराज अब लाना है और सोनी की चिड़िया के जैसा भारत हमें बनाना है। नेता के ऐसा कहने पर एक वोटर कुछ यूं बोला, क्या बोला? सजन ये झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बंगाल के चुनाव का जो परिणाम निकला उसे अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। इतनी बड़ी जीत के लिए तो निश्चित तौर पर भाजपा स्वयं नहीं महसूस कर रही थी। इधर राम के
इधर कई अंत में वे कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पत्रिका आप तक निरंतर पहुंचती रहे तो सदस्य बनने के साथ साथ सदस्यता का नवीनीकरण भी करवाते रहे। अरे भाई, कम से कम रचनाकार नहीं बन पा रहे सदस्य, कम से कम साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रति जो रुचि रखते हैं पाठक, उनको तो इस पत्रिका का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि पत्रिका को स्थायित्व मिले। आज पत्रिका का प्रकाशन करना भी इतना आसान काम नहीं रह गया है, बहुत सी पत्रिकाएं तो बंद हो गई। देखिए, अभिनय प्रयास के पिछले अंकों पर कितनी अच्छी रमेश गौतम, मधु शुक्ला, तमाम लोगों ने, डॉक्टर सारिका, मुकेश, इन लोगों ने प्रतिक्रियाएं देकर यह स्पष्ट कर दिया कि पत्रिका अपने आप में बहुत महत्व रखती है। अब देखिए, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की कई रचनाएं प्रकाशित है। भाई, हमें पहले के रचनाकारों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम बेहतर रचना लिख सकें। जिंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे, सांस चलती रही, मेरा नाम पुकार रहे तुम, अपना नाम छिपाने को। देखिए, इनकी कविताओं का एक अपना ही महत्व है। उसी तरह डॉक्टर C.O. ओम्बर से लेकर तमाम लेखकों की इसमें रचनाएं प्रकाशित है जो आप देख रहे हैं सामने। और इसमें सुप्रसिद्ध शायर अनिरुद्ध सिन्हा की गज़लें भी प्रकाशित है, जो लिखते हैं, बात की तुझमें जस्तजू कम है, मैं ही कम हूँ कि आज तू कम है, फैशनेबल जरूर है कपड़े, ऐसे कपड़ों में रंग बू कम है। वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं, दरिया को देखना ना समंदर को देखना, अगर देखना पड़े तो मुकद्दर को देखना। क्या बात है, क्या बात है। सुरेश कुमार की गज़लें भी लाजवाब है। और कुछ सोचने लगा शायद मैं, कुछ से भूलने लगा शायद, क्यों मुझे घिरती है तन्हाई, मुझसे खुद छूटने लगा शायद। वाह, अब तो वे खुद भी सोचता रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गज़लें चुनने में माहिर है संपादक है अशोक अंजुम जी, क्योंकि वे स्वयं भी एक बहुत अच्छे शायर हैं। नवीन सिंह चतुर्वेदी की गज़लें देखिए, कितना बढ़िया लिखे, मात्र इतनी सी हमारी कामना है, जो नहीं पाया है उसको बांटना है। वाह, बहुत खूब। अनुराग मिश्र गैर भी लिखते हैं, और रिश्तों की तिजारत कर रहा था, मैं समझा सच में उल्फत कर रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब। अनुपिंदर सिंह भी लिखते हैं, हथेली पे सरसों जमाने की जिद है, ये मेरी नहीं दिल जमाने की जिद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या, बहुत खूब। वहीं कई गीत नवगीत इसमें प्रकाशित, मुखछंद कविता प्रकाशित है। और सबसे खासियत है कि मुखछंद कविता भी है तो वो पढ़ने के लायक है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सपाट पानी में लिख गया। धूमिल तो बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, लेकिन अब जैसे पवन शर्मा की कविता देखिए कि सुरंग अब भी चल रही है, वक्त कीड़े खापड़, मैं अंधेरी सुरंग में फंसा हूँ, जहाँ ना शुरुआती दिखती है ना अंत। तो पढ़ने में तो लगता है कि हाँ कविता पढ़ रहे हैं। उसी धूमिल का है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा है, लेकिन इस तरह की बहुत कम कविताएं हमें पढ़ने और देखने को मिलती है। धूमिल तो खैर अपने आप पे एक लाजवाब कवि है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और भी कई लोगों की रचनाएं इसमें प्रकाशित है, सबका उल्लेख यहाँ संभव नहीं हो पा रहा छोटी सी समीक्षा में। दलजीत कौर की इसमें लघु कथा उद्घाटनकर्ता, वैदेही कोठारी की एलिट क्लास से लघु कथा इसमें प्रकाशित है। वहीं सिद्धेश्वर की बुढ़ापे की लाठी एक चर्चित लघु कथा है जो कि इस अंक में स्थान पाई है। तो इन सब रचनाओं को पढ़ने के बाद लगता है कि संपादक की साहित्य चयन के प्रति दृष्टि बहुत ही गंभीर है और बहुत ही सलीके से रचनाओं को सिर्फ चयन नहीं करते बल्कि उसे प्रस्तुत भी करते हैं बहुत ही आकर्षक ढंग से। व्यंग देख रहे हैं, 3-3 चोटियाँ, और इस तरह पत्रिकाएं और पुस्तक की छोटी छोटी पर्चे वो देते हैं। आजकल बड़ी बड़ी समीक्षा पढ़ता कौन है दोस्तों, और छोटी छोटी पर्चे को उन्होंने इतनी बढ़िया ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पुस्तक समीक्षा हो चाहे वह पत्रिका का परिचय हो, एक परिचय मिल जाता तो निश्चित तौर पर संपर्क करने का हर लोग को मन करता है कि पत्रिका कैसी होगी। तो कवर के साथ वे संक्षिप्त परिचय जरूर देते हैं, लेकिन एक आकर्षक पत्रिका के रूप में यह पत्रिका आप पूरी देख रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास एक लंबे समय से प्रकाशित हो रही, नियमित प्रकाशित हो रही पत्रिकाओं को मैंने तो 2 ही देखा है, एक सोच विचार, एक अभिनव प्रयास। इसका पूरा पता आप नोट कर सकते हैं। मुख्य संपादकीय कार्यालय है स्ट्रीट 2, चंद्र विहार कॉलोनी, नगला दालचंद, क्वारसी बाईपास, अलीगढ़ 20202, उत्तर प्रदेश। मोबाइल 92587797
email abhinavprayas@gmail.com। तो यहाँ पर पूरा अर्थ सहयोग के लिए भी यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है कि द्विवार्षिक 500 रुपया, पंजीकृत डाक से 800 रुपया। आजकल तो डाक खर्च ही दोस्तों 25 रुपये डाक खर्च हो गया प्रति। तो इस तरह आप अभिनव प्रयास की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।